जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षाई क्लासरूम में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीटी पेपर 2। और उस सबसे पहले हम पेपर लेवल की अगर आप बात करें, पेपर का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, दैट इज मीडियम टू इजी लेवल। तो हम वन बाय वन सभी सवालों को करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है बोर मॉडल का सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है इसमें? प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम आपको बताया गया, ऑर्बिटल रेडियस बताई गई, टाइम पीरियड बताया गया और हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग सब स्टैंडर्ड टर्म्स है। तो आपसे सबसे पहले बोला गया आर एल बाई टी, दैट इज आर स्मॉल आर एल बाई टी, ये एन पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता, ये पूछा है। तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? आर का एक्सप्रेशन होता है एन स्क्वायर बाई जेड आर नॉट। ठीक है, एल का क्या होता है बच्चों? एन एच बाई टू पाई, दैट इज एमवीआर। एमवीआर को एनएच बाय 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड एक्सप्रेशन बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। तो आप इसको एन की टर्म में पुट कर दीजिए, तो आर का एक्सप्रेशन होता है एन स्क्वायर बाय जेड। वी का क्या होता है बच्चों? वी का होता है जेड बाय एन वी नॉट। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं आपके पास में। अब इन सब रिजल्ट से आप चेक कर लीजिए। तो आर में देखता हूं तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। एल किसके प्रोपोर्शनल है? एन के। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? आर डिवाइड बाय वी। आर किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एन स्क्वायर के। और वी किसके प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों? 1 बाय एन के। सही है, ये इंडिपेंडेंट आ रहा है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला? एल बाई टी। एल बाई टी किसके प्रोपोर्शनल है? तो एल देखा तो बच्चों एल एन के प्रोपोर्शनल है। टी किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास? एन स्क्वायर। और यहां पे ये एल को लिखा, दैट विल बी एन एच बाई टू पाई, एन की प्रोपोर्शन। टी का एक्सप्रेशन देखा तो आर वाई टर्म किसके प्रोपोर्शन हुई? एन स्क्वायर की। ये जेड बाई एन, दिस विल बिकम वी इज इक्वल टू जेड बाई एन ना। ठीक है, तो यहां पे अगर आप v को ऊपर लेके जाएंगे तो एन क्यूब बन जाएगा ऐसा कुछ। तो कितना है? 1 बाई एन स्क्वायर आ रहा है। तो 1 बाई एन स्क्वायर प्रोपोर्शन है, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। सिमिलरली सी ऑप्शन में चलते हैं बच्चों, दैट टी बाई आर। टी बाई आर पूछा है किसके प्रोपोर्शन है, तो पहले टी का एक्सप्रेशन लेगा। पहले टी को सोल्व कर देते हैं ना। आर क्या है? एन स्क्वायर। वी क्या है? जेड बाई एन वी नॉट। तो ये एन क्यूब के प्रोपोर्शन आ रहा है आपके पास, एन क्यूब। टी किसके प्रोपोर्शन है? एन क्यूब के। आर किसके प्रोपोर्शन है? एन स्क्वायर के। तो एन के प्रोपोर्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी की बात चल रही है, इक्वालिटी नहीं है, दिस प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। एल मल्टीप्लाई आर। एल मल्टीप्लाई आर, एल हुआ बच्चों एन और आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। तो ये एक्सप्रेशन किसके? एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, पर ऑप्शन ने बोला है 1 बाय एन क्यूब। तो आपके पास है बच्चों इसमें तीन ऑप्शन सही, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो सवाल सिंपल था, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता थे तो आप इजीली सवाल को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इन द विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैवियर ऑफ द टू पार्टिकल हैज स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो हैवी वाला पार्टिकल है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी होता है आपके पास एच बाई एम बी। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। एच बाई अंडर रूट 2m के भी लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, या फिर एच बाई अंडर रूट 2m क्यू लिखा जा सकता है, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी, अगर आप चार्ज पार्टिकल को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मूव विद सेम स्पीड। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी, हल्के पार्टिकल की और भारी पार्टिकल की, तो ये जो लैम्डा डी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा, यही वो चाहता है। तो आपके पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन में देखते हैं मूव विद द सेम लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम बच्चों सेम होगा तो हैवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगा, तो इस वजह से बी सही नहीं होगा। मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो इस एक्सप्रेशन में चलेंगे। ये वाली टर्म सेम है तो अगेन जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो सी ऑप्शन भी सही होगा। बच्चों इसके ऑप्शन डी में चलते हैं, और ऑप्शन डी अच्छा है, ये फंसाने वाला है। इसमें ये बोला गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा। सही है ये बात? मान लीजिए एक कोई चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ से यहाँ पे कोई डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवा दिया, इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज क्यू डेल्टा वी, और ये चीज किसमें चला गया होगा? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो कहाँ चली गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो अब आपको ये बोला बच्चों चेंज सेम है ना, दोनों का चेंज, इसका पोटेंशियल एनर्जी का सेम चेंज और काइनेटिक एनर्जी का चेंज सेम है। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप इस वाली टर्म को यहाँ पे के लिखते हैं भाई, क्यू डेल्टा वी, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में गया, तो यहाँ पे डेल्टा के बनेगा। पर अगर सवाल में ये बोल देता ना कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, तब आप बोलते फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल था आपके पास में m1, इसी काइनेटिक एनर्जी पहले आपके पास में थी कुछ ke1, ठीक है। फिर एक और पार्टिकल है m2, इसी कितनी थी ke2। अब आपको पता है सर इसको जब पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाया तो इसकी बन गई ke1 प्लस k डैश, चेंज हुआ, इसमें भी उतना ही चेंज हुआ। तो ये दोनों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर तब आएगी जब ke1 और ke2 बराबर हो या फिर जीरो हो, और इसके बारे में कोई कमेंट सवाल में किया नहीं है। तो
तो आप ये बात क्लियरली नहीं बोल सकते सर डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाने पे फाइनल पोटेंशियल सेम बनेगी। अगर सामने बोलता बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तब ये बात सही होती कि क्यू डेल्टा भी दोनों में सेम होगा तो काइनेटिक दोनों की सेम होगी, तो मतलब जो लैम्डा होता फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता मास के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या गेम खेल गया वो उसमें, इसमें उसने ये नहीं बोला आपको कि भाई साहब इनिशियल रेस्ट से शुरू हुआ है। अगर इनिशियल रेस्ट से शुरू होता तो ये एक्सप्रेशन लग जाता, अब अगर इनिशियल रेस्ट से शुरू नहीं हुआ तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, इसका ध्यान रखना है, ये के इनिशियल है। अब अगर बोलता दोनों में के इनिशियल सेम था तब ये बात सही थी, दोनों में ये टर्म सेम हो जाएगी तो मास पे डिपेंड कर जाएगा, पर अभी आप ये बात बोल सकते नहीं है बिकॉज आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है। तो इसलिए आपके पास में इसमें दो ही ऑप्शन सही होंगे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन अच्छा सवाल था, फंसाने वाला था, आपको चमकना चाहिए। बच्चों हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड की। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम है वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर 6 एमिट करता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ हाइड्रोजन की हमने ऐसे लेवल्स बना दिए। आपको पता है जब फाइनली जब वो नीचे आ रहा है, नीचे आते वक्त 6 रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो उसमें जो कितने ऑर्बिट्स इन्वॉल्व होंगे वो देख लेते हैं, दैट इज Nc2 शुड बी इज इक्वल टू 6। पर सही है बात, तो इसके लिए कितना करें हम, दैट विल बी 4c2। 4c2 होता है ना 6 आपके पास, दैट इज 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना बन गया, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 6। मतलब 4 ऑर्बिट इन्वॉल्व हुए होंगे। इसका मतलब है फाइनली जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में नीचे आया होगा वो 4 से आया होगा। मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन किसी शेल में था, फिर वो कहां पे गया, 4 में गया, 4 से फिर नीचे आया, तब जाके आपके 6 जो आपके पास में रेडिएशंस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यार इसमें अगर हम देखेंगे कि और इसमें क्या बोला है इसने, Which of two are of longer than lambda naught, मतलब इसने बोला emission radiation of which two are longer than lambda naught। इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए कहीं से एनर्जी इसने कुछ फोटोन एब्जॉर्ब किया लैम्डा नोट का, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है। नीचे आते वक्त जो 2 लैम्डास हैं आपके पास में वो इससे बड़े हैं, वो इससे बड़े होने का मतलब लैम्डा अगर बड़े हैं मतलब एनर्जी कम है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा ऑप्शंस में। द फाइनल एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज n इज इक्वल टू 4, सही बात। द इनिशियल स्टेट ऑफ एटम, ये चेक करते हैं यार। मान लीजिए अगर एक ग्राउंड शेल से ऊपर जाता, अगर ग्राउंड शेल से ऊपर जाता तो आपको कितने रेडिएशंस मिलते जो कम एनर्जी के होते, 1 2 और 3 और एक ये वाला मिल जाता, तो 4 रेडिएशंस आपको मिलते जो कम एनर्जी के होते। पर इसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इसको 2 रेडिएशंस हैं ऐसे जो वहां पे है, तो यहां से नहीं गया, यहां से चेक करता हूं। अगर यहां से ऊपर जाता तो एक रेडिएशन ये वाला हो गया और एक रेडिएशन ये वाला हो गया, 2 ही रेडिएशंस है जिनकी एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई उससे कम है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बात ठीक है कि n इज इक्वल टू 2 से ऊपर गया होगा, तो ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया, सी फिर सही हो नहीं सकता। फिर क्या बोला, देयर आर 3 ट्रांजिशन बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, लाइमन होता है आपके पास में n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 कोरस्पॉन्डिंग 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, मतलब 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं लाइमन के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर कौन कौन से आंसर सही होंगे बच्चों, ए बी एंड डी, ये 3 ऑप्शंस आपके पास करेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4 जो आपके पास में है उसमें एक बोला गया कि कोई कूलेज ट्यूब है जो एक्सरे में हम यूज करते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है के लैम्डा ट्रांजिशन को। तो के लैम्डा ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे, के लैम्डा कहां से कहां पे होता है आपके पास, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जो ट्रांजिशन होता है उसे हम बोलते हैं के अल्फा ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि स्ट्रेट लाइन कर्व किस किस में आ रहा है, तो पहले फ्रीक्वेंसी का देखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज h न्यू is equal to minus 13.6 z square 1 by n square minus 1 by n square, that will be 1 by 4 minus 1, ऐसा कुछ सेटअप आप लिख सकते हैं इसको। डन, ये ऐसी कुछ वैल्यूज आएगी। तो हमसे क्या बोला गया कि आपसे ग्राफ पूछा गया, किसके बीच का ग्राफ आपके पास में है, तो यहां पे अगर आप देखें तो रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर मान लीजिए बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पे जेड माइनस बी आ जाएगा ना, जेड माइनस बी भी आ जाएगा, बड़ा होगा तो तब भी जेड माइनस बी के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये बात सही है। तो आपके फ्रीक्वेंसी का रूट और जेड में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये बात सही है। लैम्डा को कन्वर्ट करते हैं तो इस न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा आ रहा है आपके पास प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, तो आप इसको क्या लिख देंगे, दिस विल बी रूट लैम्डा, तो आपके पास आ गया 1 बाय रूट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू जेड, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये बात भी सही है। फिर बोला कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, नहीं फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड देखेंगे तो जेड स्क्वायर की टर्म बन रहा है, वो नहीं है। लैम्डा वर्सेस जेड अगर हम देखेंगे तो वो भी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, तो वहां पे भी सेट नहीं बैठेगा। 2 ही ऑप्शन करेक्ट होंगे बच्चों आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी।
प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप YDSC में वाइट राइट यूज करते हैं तो वाइट राइट में क्या होता है, बहुत सारे लैम्डास होते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे अगर वाइट राइट आपके पास में सेंटर में सबका मैक्सिमा बनता है, क्योंकि सबके लिए पार्ट डिफरेंस 0 होता है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर विबग्योर होते हैं कलर्स, यहाँ पे सबका यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, तो सब कलर्स मिलेंगे तो वापस क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। तो सबसे पहले बोले सेंटर मैक्सिमा विल बी व्हाइट, ये बात सही है, ए ऑप्शन सही है। अब सबसे पहले किसका मैक्सिमा आपके पास आएगा, अच्छा सबसे पहले तो सेंटर मैक्सिमा वाला हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। अब देखते हैं इसके सबसे पास में कौन सा मैक्सिमा मिलेगा, सबसे पास में कौन से कलर का मैक्सिमा मिलेगा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, या फिर आप बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे सर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए, डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा, तो वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये बात समझ में आ रही है। तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा वो सबसे पास में होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे दूर होगा। सबसे पास में कौन सा होगा, इसका लैम्डा हाईएस्ट होता है, इसका लैम्डा मिनिमम होता है। तो हम क्या बोले, वॉयलेट कलर का जो मैक्सिमा होगा वो सेंटर के जस्ट बाद में होगा। तो सी ऑप्शन सही हो गया, ए वाला गलत हो गया बिकॉज वो बोल रहा है रेड के बारे में। फाइन, फिर आपसे बोले डी ऑप्शन में कंप्लीट डार्क नहीं मिलेगा, ये बात सही है। क्यों कंप्लीट डार्क नहीं मिलेगा, मान लीजिए वॉयलेट कलर का कहीं पे मिनिमम बन रहा है, तो वहां पे हो सकता है इसी कुछ इंटेंसिटी हो इंडिगो की। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप ब्लू की बात करें तो ब्लू की हो सकता है जहां पे इसका मिनिमा हो वहां पे इनकी कुछ कुछ इंटेंसिटी हो, मैक्सिमा चाहे ना हो, कुछ कुछ इंटेंसिटी होगी। तो कंप्लीट डार्क कहां पे मिलेगा, कंप्लीट डार्क वहां पे मिलेगा जहां पे सबका मिनिमा हो, और ऐसी कोई पोजीशन आपको मिलनी नहीं बिकॉज सबके डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास हैं आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको पैटर्न में बहुत ही मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पैटर्न, इतना ब्लर पैटर्न होगा। हाँ बस आप ये बता सकते हैं भाई सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन यहाँ पे होगी, जैसे मान लीजिए सेंटर मैक्सिमा तो आपको दिखाई देगा व्हाइट, इसके अलावा बोलेंगे सर यहाँ पे वायलेट का मैक्सिमा है, पर वायलेट के मैक्सिमा पे बहुत सारे और किसी के कुछ कुछ इंटेंसिटीज मैच कर रही होगी, बस सिर्फ यहाँ पे वायलेट का मैक्सिमा नहीं होगा, यहाँ पे वायलेट का मैक्सिमा के साथ में इसका ग्रीन का कुछ और इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम नहीं होगी पर कुछ और होगी। तो पूरा पैटर्न आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा, आप क्लियर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सही है कि आपको कहीं पे भी कंप्लीट डार्क नहीं दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं 6th प्रॉब्लम पे। 6th प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं कि फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस में क्या क्या होता है। देखिए जब हम इंटरफेरेंस को हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसे सोर्सेज लेंगे जो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जिनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट, उनके बीच का फेज डिफरेंस बदलना टाइम के साथ में नहीं चाहिए। हम कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं ना, याद थ्योरी में पढ़ा है वहां पे। अच्छा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास में, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए। ठीक सर, अगर इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास में सेम होगी तो आप क्या बोल सकते हैं, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी सेम होगी, और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, दैट इज सी बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लैम्डा भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शंस में बोला है, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, सही बात है, फेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए। एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, एम्पलीट्यूड सेम करने से क्या बेनिफिट होता है, अगर एम्पलीट्यूड बच्चों सेम होगा तो इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, और अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो जहां पे मिनिमा हो रहा होगा वहां पे कंप्लीट डार्क दिखाई देगा, ताकि आप पैटर्न को डिस्टिंग्विशली आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम बोलते हैं कि भाई जो दोनों हम सोर्स लेते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम लेते हैं, ताकि जब डार्क में तो कंप्लीट डार्क हमें दिखाई दे। तो ये बात सही है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। इंटेंसिटी का ये रेशियो आता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपके पास बी बात सही है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन में बोल रहा है इंटेंसिटी में भी डिफरेंट नहीं, अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी तो इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्लियर पैटर्न दिखाई नहीं देगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आइए अपने चलते हैं इसे नेक्स्ट सवाल में, आप इतना छाप लीजिए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड सेटअप गिवन है, यहाँ पे ऐसे था और ये कुछ मीडियम था और ये कुछ सीट है आपके पास में, कुछ स्लैब लगा दिया गया, इस सीट के सामने एक स्लैब लगा दिया। अच्छा अब आपने स्लैब लगा दिया तो इसने बोला कि यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस देखेंगे तो इसका पार्ट डिफरेंस ज्यादा आएगा आपके पास, तो सेंटर मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे देखा था ना आपने, जब सवाल किए थे थ्योरी में तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप स्लैब लगाते हैं उसी तरफ सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, अगर आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो डन, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब यहाँ पे एयर है और अगर यहाँ पे आपके पास में एयर है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि एयर से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल लाई अबव द पॉइंट पी, ये बात सही है। जीरो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मे लाई अबव द पॉइंट पी, हाँ इसके नीचे वाले फर्स्ट सेंटर मैक्सिमा था पहले यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा था, नीचे फर्स्ट मैक्सिमा था, ऊपर ही फर्स्ट मैक्सिमा था। तो अगर आप इस वाले फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे तो ऊपर भी लाई कर सकता है और हो सकता है नीचे भी लाई करे। तो उसने बोला है द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मे लाई अबव पॉइंट पी, सही बात है, पर इसे ये नहीं बोला ऊपर वाले की बात कर नीचे वाले की बात करे, तो मे बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बोला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मे लाई बिलो द पॉइंट पी, हाँ ये नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा लाई कर सकते हैं नीचे की तरफ। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा मे लाई एट पॉइंट पी, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पी पे नहीं मिलेगा, वो तो शिफ्ट होना ही होना है ऊपर की तरफ। तो अब तीन ऑप्शन सही, दैट इज ऑप्शन ए बी एंड सी। अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास दो लैम्डास हैं आपके पास, एक लैम्डा 1 है आपके पास 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 बच्चों आपके पास इट इज 7000 एंगस्ट्रॉम। आपसे क्या बोल रहा है, 14th ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद 10th ऑर्डर ऑफ लैम्डा 2। यानी कैसे चेक करेंगे, 14th ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 मतलब कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस 14, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर है, dy बाई डी के बराबर आएगा, सही है, ठीक है। और 10th ऑर्डर इसका, तो 10th मल्टीप्लाई कर दीजिए 7000 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये भी dy बाई डी के बराबर है। तो ये सेम आ रहा है क्या, देखिए, क्योंकि y की वैल्यू आपको मैच करवानी है, अगर y की वैल्यू दोनों की सेम आ जाए तो उस पोजीशन में दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ये दोनों कॉमन है, ये स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों में कॉमन है, तो ये अगर बराबर आ गया तो बात बन जाएगी। बराबर आ रहा है क्या, ये कितना बनेगा आपके पास 70 1 2 3, और यहाँ पे कितना बन रहा है 70 1 2 3, तो सही बात है, ये दोनों में मैच कर जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास मैच कर गया। 21st ऑफ लैम्डा 2, 21st ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 15th ऑफ लैम्डा 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि यार क्वांटिटी पहले ही बड़ी थी, इसमें और बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो कभी बराबर आ सकते नहीं है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन सही। बच्चों अभी हमें 8th का ऑप्शन सी एंड डी की बात करते हैं। सी में अब मिनिमा की बात कर रहे हैं। मिनिमा के लिए हम क्या बोल, जैसे मान लीजिए आपको बोलो फिफ्थ मिनिमा, तो फिफ्थ मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आता है, वो एक्सपेक्ट 2n - 1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे कितना 9 लैम्डा बाई 2। तो इसने क्या बोला 11th मिनिमा ऑफ लैम्डा 1, तो 11th मिनिमा कितना आ जाएगा, दैट विल बी पुट करेंगे 11th ना, तो दैट विल बी 22, दैट 21 लैम्डा 1 बाई 2, दैट शुड बी इज इक्वल टू 8th मिनिमा, उसका 8th मिनिमा करेंगे दैट इज 15 लैम्डा 2 बाई 2। आप मैच करवा लीजिए, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7000, और सॉरी दिस इज 5000 एंड दिस इज 7000, तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास 105 आएगी, ये वाली भी 105 आएगी, तो बात ठीक है, ये वाली बात बैठ जाएगी। फिर आप बात करें थर्ड ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर चेक करेंगे, थर्ड दैट इज 5 लैम्डा 1 बाई 2, दैट शुड बी इज इक्वल टू फोर्थ मतलब 8, और दैट विल बी 7 लैम्डा 2 बाई 2। तो ये तो मैच कर ही नहीं सकता बिकॉज लैम्डा 1 की वैल्यू पहले ही कम है। तो आपके पास इसमें दो ऑप्शन मैच करें, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। बच्चों हम इंटीजर का पहला सवाल कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, और उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से एक्सीड किया गया। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो है वो पूछा है, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल को पूछना चाह रहा है कि कितना आएगा आपके पास। अच्छा देखिए, अगर आप देखें लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज किया, दैट इज √2mk, के की जगह कितना है q मल्टीप्लाई डेल्टा p, ठीक है जी। अब देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आपने दोनों को एक्सीलेट किया है, तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी। अगर आप देखेंगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज √2 मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे आ जाएगा √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्योंकि यार ये क्यू डेल्टा वी की, अच्छा ये क्यू डेल्टा वी का टर्म हो रहा है क्या, इसको थोड़ा देख लें क्या। अच्छा इसमें अगर आप देखें प्रोटॉन में क्यू की वैल्यू कितना, सिर्फ एक सिंगल चार्ज है आपके पास में, दैट इज डेल्टा वी के बराबर आएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में दो प्रोटॉन है, दैट इज 2 डेल्टा वी आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये यहाँ पे साफ हो गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे ये 2 से ये वाला 2 कट गया। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो आपने लिखा 4 मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय आ गया आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन, आ रहा है आपके पास √8। सवाल में बोला गया नियरेस्ट इंटीजर में लिखा, नियरेस्ट इंटीजर कितना है इसका 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल था, ये 2010 में जेईई एडवांस ने पूछा था, ठीक है बच्चों। बच्चों हम इंटीजर के सेकंड सवाल की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया, एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z एमिट k अल्फा वेवलेंथ व्हिच इज लैम्डा। तो यार अगर हमें स्पेशल z - b का स्क्वायर, दैट इज 13.6 z - b का स्क्वायर 1/n² - 1/4 1/4 ना, ये अल्फा
के अल्फा का मतलब कहाँ पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 से लेके n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या है 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर। तो आपके पास देखिए कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, कहाँ पे आया 1 में आया। तो ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, इट इज SC बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सही है, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला गया कि अगर आपके पास में एटॉमिक नंबर कितना हो ताकि यही रेडिएशन 4 लैम्डा के बराबर हो। अब की बार क्या आना चाहिए, Z बाय 4 लैम्डा के बराबर आना चाहिए, दैट इज 13.6। ये Z1 आ गया ना कुछ आपके पास b स्क्वायर एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेम, इट विल टर्न्स आउट टू 3/4। ठीक है जी, यहाँ पे था Z की वैल्यू 11 थी तो आपने इसको 11 लिख दिया। B की वैल्यू पता है यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है। के अल्फा के लिए B की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1। ये वाला Z आपको निकालना है और इसको आप -1 कर दीजिए। अब देखते हैं क्या बन रहा है, दोनों को डिवाइड मारते हैं, दोनों को डिवाइड मारेंगे तो SC SC साफ हो गया, 13.6 साफ हो गया, ये पूरा साफ हो गया आपके पास, ये लैम्डा साफ हो गया। तो यहाँ पे कितना है 4 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z-1 का स्क्वायर। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये बन गया Z-1 जो आपके पास इट इज 5 आया, Z की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6 आएगी। क्लियर। तो ये हमें पता है कि ये जो आपके पास में कांस्टेंट आता है b, इस b की वैल्यू 1 आती है आपके पास में के अल्फा के लिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के अंदर। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम कम्स डाउन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब कहां पे आ रहा है बच्चों, n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। कहां से आ रहा है, n इज इक्वल टू n से। और कितनी डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है, 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है। तो NC2 कितना आपके पास 10 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी 5 आएगी, n शुड बी इज इक्वल टू 5। अरे सही है। तो n की वैल्यू अगर आपके पास में 5 है तो 5 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 2 3 4, अभी तो 4 ही हुए, हमें 5 इन्वॉल्व करने 6। तो कहां से आएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा। 5 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा 5 से आना चाहिए, 5 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व तो वो 5 होने चाहिए आपके पास। तो 2 3 4 5 6, यहां 6 से आएगा आपके पास में 2 में, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनली कहां से आना चाहिए 6 से आना चाहिए। तो फाइनल एक्साइटेड स्टेट की इसने बात की है, दैट विल बी 6। क्लियर बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2013 में। तो इसमें क्या बोला गया, द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आपको गिवन दैट इज 4.6 एंड 2.3। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व वो पूछ रहा है। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये होता है एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स को लिख सकते हैं EBS, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ग्राफ बन रहा है बच्चों आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का कर्व बन रहा है। तो आपने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये बन गया आपके पास में, किसी से ग्राफ पूछ रहा है ये, दैट इज द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा आपके पास h बाई ई न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस VS। तो VS का एक्सप्रेशन बन गया W नॉट h बाई ई न्यू माइनस W नॉट, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो इसका स्लोप जो है आपके पास में, ये स्लोप तो ये वाली वैल्यू दे रहा है, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यार ये वाली चीज तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है आपके पास में, वो तो सेम ही आना है। तो अगर आप इसके स्लोप की बात करें वो स्लोप सेम आएगा, चाहे आप सिल्वर और सोडियम दोनों के देखें तो वैल्यू बराबर आएगी। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, रेशियो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आसान सवाल था ये, आपके पास में 2013 में JEE एडवांस से पूछा गया था। हम इंटीजर में 5th और 6th प्रॉब्लम कर रहे हैं। सर 5th पे चलते हैं। 5th में क्या बोल रहा है, इन YDSC फाइंड द थिकनेस इन माइक्रोमीटर ऑफ ए ग्लास स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो हम YDSC का सेटअप बनाते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ पे कुछ सीट वगैरह लगाई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू इज इक्वल टू 1.5। इसकी थिकनेस बतानी है, विच शुड बी प्लेस्ड बिफोर अपर सीट S1, इसका नाम S1, इसका नाम S2 है, सो दैट द सेंटर मैक्सिमा नाउ लाइज एट ए पॉइंट वेयर 5th ब्राइट फ्रिंज वाज लाइंग अर्लियर। मतलब इनिशियली आपके पास में जहां पे 5th मैक्सिमा था वहां पे सेंटर मैक्सिमा लाई कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि यार 5th मैक्सिमा कोरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा x था इनिशियली वो 5 लैम्डा था आपके पास, तो इसको आप क्या लिखेंगे d sin थीटा। और स्टैंडर्ड केस की बात करें sin थीटा tan थीटा लिख दूंगा, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू dy बाई d। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5 लैम्डा d बाई स्मॉल d। तो अगर हम सेंटर मैक्सिमा ढूंढे तो सेंटर मैक्सिमा कहीं पे ऊपर चलेगा, ठीक है ऊपर चला गया मान लीजिए। तो अब क्या पार्ट डिफरेंस आएगा आपके पास, इट इज S2p
इस वाले पुट का नाम कुछ भी मान लो S2P माइनस S1P प्लस इसका जो एक्स्ट्रा पाथ आएगा दैट इज म्यू टी माइनस टी। ये सब चीजें आपने थ्योरी में देखी होगी। और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों आपके पास में, 0 के बराबर होना चाहिए बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे बन गया दैट इज S2P माइनस S1P और ये एक्सप्रेशन बन गया माइनस म्यू टी प्लस टी दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। अब S2P माइनस S1P को आप क्या बोल रहे डी साइन थीटा दैट dy बाई डी इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ गया म्यू टी म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। अच्छा अब इसकी वैल्यू पता है आपको, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पता है बिकॉज y की वैल्यू आपको पता है कि कहां पे बन रहा है, जहां पे पहले फिफ्थ मैक्सिमा था। फिफ्थ मैक्सिमा की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू है 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। कैपिटल डी से ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। तो जो आपके पास में t की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दैट इज 5 डिवाइड बाय म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1 की वैल्यू की अगर आप बात करें दैट विल बी 1/2 दैट इज 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सही है ये बात, 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो कितना है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो थिकनेस कितना आ जाएगा, जो थिकनेस आएगा दैट इज 5 1 2 3 4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 10। अच्छा ये पूछ किस में रहा है, ये माइक्रोमीटर में पूछ रहा है ना, तो कितना बन जाएगा दैट इज 5 माइक्रोमीटर बिकॉज ये कटेगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा आपके पास। डन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 आ जाएगा। नंबर 6 की बात करेंगे तो 5 के जैसा ही है, पर अब की बार आपसे पूछा नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितने हैं, ये पूछा है उसने। तो हमने पहले सेटअप बनाया, सेटअप बना के यहाँ पे एक स्लैब लगा दिया और मैंने देखा सेंटर मैक्सिमा कहीं यहाँ पे चला गया होगा मान लीजिए ना। तो मैंने देखा ये S2 है और ये S1 है, तो मैं लिखूंगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, 0 होना चाहिए। सॉरी S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो अगर आप देखेंगे तो अब क्या S1P सिर्फ S1P नहीं है, एक आपके पास में ये स्लैब लगा दिया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ आएगा दैट इज t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। ये है आपका एक्चुअल पाथ डिफरेंस। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए बिकॉज हम सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन ढूंढने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया आपके पास S2P माइनस S1P इज इक्वल टू दैट विल बी t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, क्योंकि ये माइनस अंदर जाता है और जाके प्लस हो गया ये। अच्छा अब ये किसके बराबर है आपके पास, ये है dy बाई डी के बराबर, दिस इज t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। तो यहां से जो y आपके पास में आ रहा है, y आ रहा है t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई डी बाय स्मॉल डी। बस सेंटर मैक्सिमा इतना शिफ्ट हो गया, सेंटर मैक्सिमा इतना शिफ्ट हो गया, पर आप सेंटर मैक्सिमा की शिफ्टिंग नहीं पूछा है, फ्रिंजेस की शिफ्टिंग पूछी है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। तो आप क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग इन सेंटर मैक्सिमा, शिफ्टिंग इन सेंटर मैक्सिमा डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। तो आप इसको देखिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, दैट इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये होता है फ्रिंज विड्थ। ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे ये साफ हो गया, तो कितना है t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय लैम्डा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे, इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है सवाल में, t की वैल्यू है 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, म्यू माइनस 1 की वैल्यू होगी 0.25 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 5000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10। आप सोल्व कर लीजिए, वैल्यू आएगी 7। मतलब कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होगी, 7 फ्रिंजेस शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 7 की, वो थोड़ा ठीक है। उसमें क्या बोला गया, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे वापस आती है, सिमिलरली एक रे ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आती है, ये दोनों आपस में जब इंटरफेयर करती है तो आई मैक्स और आई मिनिमम कितना मिल सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यार इंटेंसिटीज की बात है, उससे बोला कि रिफ्लेक्ट होने के बाद 25% इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नोट थी, इंसिडेंट की कितनी थी बच्चों, आई नोट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर कितनी आएगी, आई नोट बाई 4, यहाँ से आई नोट बाई 4 आएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आई नोट बाई 4, अंदर कितनी गई 3 आई नोट बाई 4। फिर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुई होगी वो इसका 25%, तो कितना आएगा 3 आई नोट बाई 4 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो कितना गया 3 आई नोट बाई 4 बाई 16। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो वापस आ गई होगी 25%, यहाँ पे 75% गई, तो यहाँ पे कितनी गई 3 आई नोट बाई 4 मल्टीप्लाई 3/4। बात समझ में आ गई। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास में। तो एक I1 की वैल्यू आपके पास में है, I1 है आई नोट बाई 4 और I2 जो आपके पास में इज 9 आई नोट बाई 64। अब आपसे पूछ रहा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो आई मैक्स कितना आता है आपके पास, आई मैक्स आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम जो आपके पास में आता है, आई मिनिमम दैट विल बी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू देखते हैं, दिस इज आई नोट बाई 2 √I0/2 I1 की वैल्यू।
सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊंगा तो ये बन जाएगी 3√i0, दैट विल बिकम 8। क्लियर? अच्छा, ये चलते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, √i0/2 माइनस 3√i0 डिवाइड बाई 8। ये i0 साफ हो गया आपके पास। इसको थोड़ा प्रोसीड किया जाए, एलसीएम लिया जाए। इसका अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो 8 एलसीएम आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4, दैट इज 7, ऊपर 7 बन जाएगा आपके पास, 7 का स्क्वायर। अच्छा, नीचे जाके देखेंगे तो आप दिस विल बिकम 1/8 ना, तो ये सिर्फ 1 बचेगा आपके पास। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम जो आपको ऑब्टेन हो रहा है दैट इज 7 का स्क्वायर, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। हमें क्या पूछा, इसका रूट पूछा। इसका रूट पूछोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका रूट के अंदर में भी 7। तो इस सवाल में बस एक लैंग्वेज का खेल था। उसने क्या बोला, अगर i0 आती है तो रिफ्लेक्ट होकर 25% मिलती है, तो i0 आएगी तो i0/4 रिफ्लेक्ट होगी, 3i0/4 आगे ट्रांसमिट होगी। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे 1/4 इसका रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो इसका 1/4 किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखा तो ये रिफ्लेक्शन होके आगे जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन में 3/4 आगे जाएगा। फिर इन दोनों को मैक्सिमा और मिनिमा बनाना है, वही सवाल में पूछा गया था। ठीक है, तो लैंग्वेज का खेल था, सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बच्चों, हम इस पेपर का लास्ट सवाल करते हैं। इसे बोला गया ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट, ये पावर है आपके पास, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज n0 Sc/λ। n0 की वैल्यू गिवन है इसमें, दैट इज 4 × 10⁻20, दैट इज Hc/λ बचा आपके पास, और यहाँ पे बन गया 200 वाट। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितनी आएगी आपके पास निकल के, तो देखते हैं थोड़ा सोल्व करके। तो यहाँ पे इसको Hc को लिख दिया 12420, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे लैम्डा आ गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आ रही है 200 डिवाइड बाय 4 और ये 10⁻20 हो गया ना आपके पास। इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे इसको काटेंगे 10⁻18 बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा 1/2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा ऐसा कुछ दिखाई देगा 1 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, दैट इज 1.6 10⁻19, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10, और ये आ गया 2 × 10⁻18। सही है। अब ये सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्स आएगी, दैट इज 4 × 10⁻7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये पेपर खत्म होता है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।